ट्यून इंडिया रेडियो क्लासिक के सभी सुनने वालों को राजेश ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, एक और रेडियो क्लासिक शो लेके हाजिर हूँ और एक और सफ़र में आज आपको मैं लिए चल रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको 1962 के साल में लिए चलूँगा, एक ऐसा सफ़र। और इस सफ़र में हमें क्या मिलता है, कुछ हमारे छूटे हुए पुराने ऐसे रास्ते हैं जिन पे मैं चला हूँ। हमारी जो पुरानी अलमारी है, उस अलमारी में कुछ पुरानी किताबें हैं, उन किताबों को मैंने पढ़ा है। कुछ भूले हुए चेहरे हैं जो अभी याद आ रहे हैं, कुछ भूली हुए रास्ते हैं जो कभी हमने छोड़ दिए थे, अब दोबारा से उन रास्तों पे होते हुए हम आज गुजरे भी हैं और आपको भी उस तरफ लिए चलेंगे। 1962 का ये जो साल है, उस साल में ये कॉमन ईयर था। और जब कॉमन ईयर होता है तो एक साल में 365 दिन होते हैं। मंडे का दिन था, सोमवार का दिन था जब इस साल की शुरुआत हुई थी। भारत में प्रेसिडेंट थे राधा कृष्णन और उस साल भारत में इलेक्शन हुआ था। एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इंग्लैंड में महारानी थी एलिजाबेथ II, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट मिन्जी और ऑस्ट्रेलियन गवर्नर जनरल थे विलियम सिडनी। वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी लगभग 3.13 बिलियन और भारत की पॉपुलेशन थी 467 मिलियन के आसपास। और हमारे इस शो की पृष्ठभूमि रहती है उस साल की कुछ बॉलीवुड में रिलीज्ड फिल्में। 1962 में 85 हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हुई थी और ये वो साल था जहां पे बहुत सारे नए चेहरे बॉलीवुड में आए थे। कुछ ऐसे चेहरे जो उस साल उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और आने वाले सालों में बड़ा कमाल का उन्होंने काम किया था। और नए चेहरों का अगर हम जिक्र करते हैं तो बिस्वजीत एक नया नवेला चेहरा आया था जिसने उस साल की सबसे बड़ी फिल्म दी थी। जॉय मुखर्जी एक और नया चेहरा उस साल फिल्मी पर्दे पे आया था, काफ़ी सारी कमाल की उन्होंने फिल्में दी थी। शम्मी कपूर ऑलरेडी ही जंगली के बाद बड़े हिट हो चुके थे और उस साल भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फिल्में दी। एक और नया नवेला चेहरा उस साल आया था जो आने वाले समय में बॉलीवुड में जिसने बहुत कमाल की फिल्में दी और उनका नाम था दोस्तों मनोज कुमार। देवानंद, धर्मेंद्र, ये कुछ बड़ी कमाल के उस साल के एक्टर हैं। एक्ट्रेसेस में भी कुछ नई नई हीरोइन ने उस साल अपने करियर की शुरुआत की थी और बड़ी कमाल की फिल्में उस साल दी। जो कुछ एक नाम मेरे जहन में आते हैं, साधना, बड़ी ज़बरदस्त 2-4-5 फिल्में उन्होंने की। माला सिन्हा, वहीदा रहमान, मीना कुमारी। और संगीत की अगर हम बातचीत करते हैं तो शंकर जयकिशन के लिए वो साल बहुत ही ज़बरदस्त रहा क्योंकि उस साल उन्होंने बड़ी कमाल की धुनें बनाई, बड़े कमाल के एल्बम दिए और बहुत ही ज़बरदस्त गाने हमें दिए जो कि आज हम सुनेंगे। उसके साथ साथ मदन मोहन, हेमंत कुमार, ओपी नैयर और SD बर्मन के भी बड़े ज़बरदस्त गीत उस साल बने। तो आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं 1962 में। उस साल क्या कुछ हुआ दुनिया में, इधर उधर जो कुछ टुकड़े गिरे पड़े हैं हमने आपके लिए उठा लिए हैं, उन टुकड़ों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। सन 62 के साल में आपको लिए चलेंगे और बॉलीवुड फिल्मों के ज़रिए ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस साल का समाज कैसा था, लोग क्या पसंद करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे। आइए दोस्तों, 1962 में चलते हैं। बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियां और गम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया। तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियां
की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। हसरत जयपुरी का लिखा गाना, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शंकर जयकिशन का संगीत और फिल्म का नाम दोस्तों असली नकली। 1962 बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने बड़ा कमाल किया था। अच्छा दोस्तों, सन 62 की अगर हम बातचीत करते हैं तो टाइमलाइन का अगर जिक्र हो तो साल दुनिया में बड़ा कुछ हुआ था। भारत की अगर हम बातचीत करते हैं, भारत में तीसरा लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई थी और प्रधानमंत्री भारत के बने थे। भारत और चाइना के बीच में वॉर भी हुई थी। सन 62 की इंडो चाइना वॉर का जिक्र भी आज रहेगा। इसके साथ साथ दमन एंड दीव को परमानेंटली भारत से मिलाया गया था। 1962 की अगर हम बातचीत करते हैं, दुनिया भर में बड़ा कुछ हुआ था। टेलस्टार ने पहली बार लाइव ट्रांस अटलांटिक टेलीविजन सिग्नल ट्रांसमिट किए थे। और वहीं पे 1962 बीटल्स के लिए भी जाना जाता है। बीटल्स एक बड़ा ही ज़बरदस्त बैंड है। क्या कमाल का उन्होंने, किन ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है अगर हम कामयाबी की बातचीत करते हैं। लेकिन दोस्तों 1962 में जब उन्होंने अपना पहला ऑडिशन दिया था तो उन्हें रिजेक्ट किया गया था। अब देखिए, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में रिजेक्शन हमें मिलते हैं, हम बड़े मायूस हो जाते हैं। ये जो इनका काम है सिंगिंग का, अपने ही काम में इन्हें रिजेक्ट किया गया था। लेकिन उसी साल उन्होंने अपना पहला सिंगल भी रिलीज़ किया था, लव मी डू, और वो बड़ा ही मशहूर हुआ था। और बीटल्स ने कामयाबी के ऐसी ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जहाँ पे शायद बहुत से लोग आज तक जा नहीं पाए हैं। अच्छा, उस साल एक और नई शुरुआत दुनिया भर में हुई थी और दुनिया में पोलियो का बड़ा ज़बरदस्त प्रॉब्लम था। और पहली बार उस साल एक दवाई या यूं कहिए खाने की एक वैक्सीन उस साल इंट्रोड्यूस की गई थी। एक और साल सन 62 के लिए जाना जाता है और वो जाना जाता है मैरिलिन मोनरो के लिए। ये हॉलीवुड की एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टार थी और एक बहुत ही अजीबोगरीब हालत में उनका देहांत हुआ था। कहते हैं कि सुसाइड है, कहते हैं कि कुछ और शायद उससे जुड़ा हुआ था, तो वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। इसके साथ साथ दुनिया भर में जहां एक तरफ भारत और चाइना ने वॉर लड़ी थी, दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के द्वार पे पहुंची थी उस साल। क्यूबन मिसाइल की वजह से क्राइसिस बहुत ही खतरनाक हुए थे, जहां पे रशिया और अमेरिका के बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद वॉर हो, और खुशकिस्मती ये हुई थी कि वॉर टल गई थी। तो दुनिया में दोस्तों उस साल बड़ा कुछ हुआ था और भारत में बॉलीवुड में बड़ी ज़बरदस्त कमाल की उस साल फिल्में बनी हैं। और जो फिल्म बॉक्स ऑफिस में सबसे ज़्यादा उस साल चली थी, उस फिल्म का नाम है दोस्तों 20 साल बाद। विश्वजीत और वहीदा रहमान इस फिल्म में थे। अच्छा, ये जो फिल्म है, इस फिल्म के गीत बड़े ही ज़बरदस्त है। एक गाना जो कि उस साल का सबसे हिट गाना था और उस गाने को बहुत सारे अवार्ड भी मिले, और वो गीत मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उस गीत के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी अपनी कहानी भी है जो मुझे याद आती है। अच्छा, वो कहानी भी आपको सुनाता हूँ, वो गाना भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कोई और गीत आपको सुनाऊंगा। उस साल एक बड़ी कमाल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हुई थी। आप इस गीत को सुनिए। उस गीत के बाद मैं 20 साल बाद फिल्म का जिक्र करूंगा, उस गीत का जिक्र करूंगा और उस गीत से जुड़ी मेरी अपनी एक कहानी है, वो कहानी आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले आप सुनिए ये गीत। 1962 बॉक्स ऑफिस पे नंबर 9 ये फिल्म रही थी। फिल्म का नाम दोस्तों चाइना टाउन, और गाना है, आप खुद ही सुनिए। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। हाँ जी हाँ,
भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है, हाँ जी हाँ। और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। एक जाने महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ दिल मिला। एक जाने महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। दोस्तों, आज मैं आपको 1962 की कहानी सुना रहा हूँ। ये वो साल है जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, शायद आपका भी जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन उस साल जो फिल्में बनी है, उस साल जो गाने बने हैं, बड़े कमाल के गाने हैं। मे बी आपने अपने दादाजी के साथ या पिताजी के साथ कभी इन गीतों को सुना होगा। और आज जब कभी भी हम इन गीतों को सुनते हैं तो बहुत सारे भूले हुए चेहरे, भूले हुए किस्से, भूली हुई कहानियाँ हमें याद आती हैं। जिस फिल्म का मैं जिक्र कर रहा हूँ और जो गाना मैं आपको सुनाऊँगा, जब मैं आपके लिए इस प्रोग्राम को तैयार कर रहा था और ये गीत मैंने लगाया, तो पता नहीं कितने सारे चेहरे मेरे जहन में आए, कितनी सारी कहानियाँ मेरे जहन में आई। क्योंकि उस गीत को जब भी कभी भी सुनता हूँ तो मैं सीधा पहुँच जाता हूँ दिल्ली में। और दिल्ली में एक टेंट के अंदर हम बहुत सारे लोग उस टेंट को शेयर करते थे। और रात्रि को ये हमारे एक जनाब थे, वो अपना टेप रिकॉर्डर लेके गए थे गानों के, वो भी बड़े शौकीन थे। तो घर से वो टेप, उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर होता था और एक कैसेट थी, लता जी के गानों की कैसेट थी, और उस गीत को वो बहुत सुनता था। अब वो सुनता था तो हम सब सुनते थे। और वो गाना दोस्तों मैं आपको सुनाऊंगा। एक्चुअल में 1962 में वो फिल्म बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी फिल्म थी। फिल्म का नाम था 20 साल बाद, और वो गीत उस साल का सबसे बड़ा गाना था। लता जी ने उस गाने को गाया है, और गाना है कहीं दीप जले कहीं दिल। ये इस गीत के लिए लता जी को उस साल बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड भी मिला था, और इस गाने को लिखने के लिए शकील साहब को लिरिसिस्ट का अवार्ड भी मिला था। फिल्म का नाम था दोस्तों 20 साल बाद।
1962 में ये फिल्म उस साल की बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी फिल्म बनी थी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी। भारत में बहुत पहले से ही हर साल कोई ना कोई एक दो फिल्में ऐसी बनती हैं जो सारी फिल्मों से थोड़ी हटके होती है, और ये फिल्म भी काफ़ी हटके थी। हेमंत कुमार ने इस फिल्म का संगीत दिया था, बड़ा ही कमाल का संगीत बना था, सारे ही गाने इस फिल्म के बहुत अच्छे हैं। और बीरेन नाग ये इस फिल्म के डायरेक्टर थे, जो कि उनकी पहली फिल्म थी। हेमंत कुमार ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। विश्वजीत, वहीदा रहमान, मदन पुरी और असित सेन इस फिल्म की स्टार कास्ट। एक्चुअल में इस फिल्म के बारे में कहते हैं कि ये कोई बंगाली की थ्रिलर फिल्म थी। उस फिल्म से कहीं ना कहीं इसका प्लॉट लिया गया था, और उसके साथ साथ एक अंग्रेजी की किताब भी थी। आर्थर कैनन डॉयल ने उस किताब को लिखा था। उस किताब से भी कहीं ना कहीं कुछ अंश इस फिल्म में नजर आते हैं। और वहीं पे भारत में भी एक नॉवल, इनका नाम था हेमेंद्र कुमार रॉय, उन्होंने कोई नॉवल लिखी, तो उस नॉवल से भी कुछ पन्नों से शायद कुछ चीज़ें इस फिल्म में ली गई थी। तो कहानी इस फिल्म की चंदनगढ़, हिंदी फिल्मों में होता है, बड़े इंटरेस्टिंग नाम होते हैं, चंदनगढ़ के ठाकुर और उन्हीं के परिवार से जुड़ी कहानी थी। वो किसी एक लड़की का रेप करते हैं और लड़की सुसाइड कर लेती है। उसके बाद ठाकुर साहब का देहांत हो जाता है। कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा आती है और वो उनको कत्ल कर देती है। उसके बाद उनके बेटी का भी देहांत हो जाता है, और कहानी मोड़ लेती है 20 साल बाद। 20 साल बाद जब इनका ग्रैंडसन गांव में आता है, और कहते हैं गांव में एक लड़की जो है वो गाना गाते हुए घूमती है, हाथ में चिराग होता है। बड़ा डरावना ये फिल्म है, लेकिन ये एक थ्रिलर फिल्म है। पता नहीं आपने ये फिल्म देखी है या नहीं देखी है, तो स्टोरी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि बदले की एक कहानी है, और गांव के अंदर एक लड़की जो घूमती रहती है। अब ये कौन है, क्या है, ये तो इस फिल्म में दिखाया गया है। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, और बड़ी ही कमाल की फिल्म बनी थी, और बहुत ही ज़बरदस्त इस फिल्म के गाने हैं। सारे के सारे गाने, हेमंत कुमार का संगीत था। एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ था, बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, या फिर जो गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, कहीं दीप जले कहीं दिल, या लता जी की आवाज़ में एक और बड़ा मीठा गाना है, सपने सुहाने लड़कपन के। ये जो गीत मैं आपको सुनाऊंगा, कहीं दीप जले कहीं दिल, सीधा मुझे लिए चलता है दिल्ली में। अर्ली 90s की ये बातचीत है। मैं उस ज़माने में हिमाचल प्रदेश को मैं रिप्रेजेंट किया था दिल्ली में। एक 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, और वो परेड जो होती है, उस परेड में अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती है। एक तरीके से पूरा भारत आपको देखने को मिलता है, और उसके लिए लगभग 1 महीने की तैयारी भी होती है। सो भारत भर से अपनी अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके से लोग बाग जो है वो दिल्ली आते हैं, और वहाँ पे वो तैयारियाँ होती हैं, और परेड के लिए बड़ी ज़बरदस्त रिहर्सल होती है। तो मैं हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए दिल्ली में आया था, और दिल्ली में बड़ा एक पूरा का पूरा बड़े टेंट लगते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा एक एरिया होता है जहाँ सारे स्टेट्स के लोग आते हैं। और मुझे ये मौका मिला था कि मैं भारत के दूसरे हिस्सों से जो लोग आए थे उनसे बातचीत हुई थी, जानने की कोशिश की थी। भारत एक बड़ा ही अलग अलग रंग आपको देखने को मिल जाते हैं, शायद हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया। पहाड़ों में हम रहने वाले थे। अब मेरी दोस्ती गोवा के लोगों से हुई थी, तो वहाँ का कल्चर काफ़ी डिफरेंट है। गुजरात से जो लोग आए थे टीम से, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती हुई थी। बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, तमिलनाडु से, अलग अलग जगहों से लोग आए। उनका खाने का भी अपना अलग तरीका था, बातचीत अलग थी, वेशभूषा अलग थी। तो अपने आप में एक बड़ा कुछ और सीखने को मुझे वहाँ पे मिला था। अभी जब मैं इस गीत को सुनता हूँ, कहीं दीप जले कहीं दिल, तो मुझे वो जो चेहरे हैं ना, जो गुजरात से मेरे दोस्त बने थे, गोवा के कुछ लोग मेरे दोस्त बने थे, बंगाल से मेरे कुछ बड़े करीबी दोस्त बने थे। हालांकि 2-4 साल तक हम उन्हें चिट्ठियाँ लिखते रहे। उस ज़माने में चिट्ठी लिखी जाती थी, चिट्ठियाँ भी लिखी, और फिर कहीं ज़िंदगी की इस भागदौड़ में वो पीछे छूट गए और हम आगे निकल आए। लेकिन ये जो गीत है, ये गीत हमारा एक मित्र था, उनका बड़ा ये पसंदीदा गाना था। वो रात को अपना टेंट में अपना, जब भी 10-11 बजे हम सोते थे, तो सारी लाइट वाइट बंद हो जाती थी, और ये गीत वो रिपीटेड मोड पे 2-4 बार एवरीडे सुनते थे। बड़ा ही ज़बरदस्त गाना है दोस्तों। आइए इस गीत को सुनते हैं, और इस गीत के साथ मेरी तो बहुत सारी यादें हैं जो ताज़ा हो जाती हैं। मे बी आपकी कुछ भूली हुई याद, भूले हुए चेहरे, भूले हुए नाम याद आएँ। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने,
देख ले आकर परवाने। 1962 में बॉक्स ऑफिस पे 20 साल बाद ने सबसे ज्यादा धन कमाया था और बिस्वजीत के कैरियर की एक बहुत बड़ी फिल्म भी बनी थी। हालांकि उससे पहले बिस्वजीत ने काफी सारी फिल्में की थी, लेकिन एक वो नोन फेस नहीं था और उस फिल्म के बाद वो एक बहुत बड़े एक्टर बने थे। वहीदा रहमान की ये बहुत ही बड़ी फिल्म बनी थी और 1962 में अगर हम दुनिया भर की बातचीत करते हैं, दुनिया भर में भी बड़ा कुछ हो रहा था। अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट 1.20% था और यूके में 3.60% था। नया घर अगर आपको अमेरिका में 1962 में खरीदना होता था तो उस साल $12,500 में आप वहाँ पे एक नया मकान खरीद सकते थे और एवरेज जो इनकम उस साल लोगों की थी लगभग $5,500। एक साल काम करने के बाद इतना वहाँ पे मिलता था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ाई करनी थी तो उस साल ट्यूशन फीस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होती थी $1,520 और नई कार उस साल जो एवरेज नई कार का कीमत थी वो थी लगभग $3,125। एक दर्जन अंडे अगर आपको खरीदने थे 1962 में तो 32 सेंट्स में आपको मिलते थे और वहीं पे अगर आपको गैस डलवानी है गाड़ी के अंदर तो 28 सेंट पर गैलन उस साल गैस का भी रेट था। 1962 में भारत में बॉक्स ऑफिस पे जो दूसरी सबसे कामयाब फिल्म उस साल बनी थी, उस फिल्म का नाम है दोस्तों एक मुसाफिर एक हसीना। राज खोसला ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, शशाधर मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और शशाधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी ने इस फिल्म में काम किया था और साथ में थी साधना। एक्चुअल में ये दोनों ही उससे एक साल पहले इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म का नाम था लव इन शिमला। बहुत ही कामयाब वो फिल्म हुई थी और एक बार फिर ये दोबारा जोड़ी पर्दे पे आई थी और उस साल की ये सबसे कामयाब फिल्म भी बनी थी। अच्छा, इस फिल्म का जो प्लॉट था वो भी हमारी जो आम जिंदगी में होता है उससे बिल्कुल हटके था। शायद इसीलिए ये फिल्में उस साल बड़ी पसंद की गई थी क्योंकि दुनिया भर में कोल्ड वॉर चल रहा था, भारत में भी थोड़ा टेंशन चल रहा था, इंडिया चाइना का वॉर भी हुआ था, तो लोग थोड़ा कुछ अलग चाहते थे। शायद इसीलिए जो इससे पहले मैंने फिल्म आपको बताई 20 साल बाद, वो भी एक ऐसी कहानी थी, थ्रिलर थी जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाती है। ये फिल्म की कहानी भी ऐसी ही थी, बड़ा वो इसका प्लॉट बड़ा इंटरेस्टिंग बना हुआ था और शायद असल ज़िंदगी में वो सब कुछ नहीं होता है और पर्दे पे जब हमें दिखाया जाता है तो हम बड़ा पसंद उस फिल्म को करते हैं। तो इस फिल्म की कहानी भी कुछ इस तरीके की थी। इस फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है जॉय मुखर्जी, जिसका नाम है अजय, एक सीक्रेट मिशन पे कश्मीर में जाता है और आज़ादी के बाद कश्मीर में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही होती है उसी से जुड़ी हुई ये फिल्म है। और होता यह है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट में ये घायल हो जाते हैं और इनकी याददाश्त चली जाती है और ऐसे में इनकी मुलाकात होती है साधना से, जो कि ऑल्सो उनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आया है। तो कश्मीर में जो रेबल्स होते हैं, कुछ तोड़फोड़ की वजह से उन्हें अपने घर से जाना पड़ता है, उनके परिजनों का देहांत हो जाता है। तो ऐसे में ये इनकी मुलाकात होती है अजय से, जो अपनी याददाश्त खो बैठते हैं, उन्हें पता नहीं वो कौन है। तो साधना उनका ख्याल रखती है और अल्टीमेटली उनको श्रीनगर एक अस्पताल में ले जाती है। अच्छा, जॉय मुखर्जी जो है उन्हें बार बार ये याद करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। उन्हें कुछ हल्के फुल्के क्लूज मिलते हैं और इसी क्लू की तलाश में ये मुंबई पहुंच जाते हैं। और बॉम्बे में भी एक बड़ा अजीबोगरीब हादसा हो जाता है। बैंक में कहीं चोरी वोरी हो रही होती है तो ये चोरों को रोकने की कोशिश करते हैं और उनकी कार से ये टकरा जाते हैं और टकराने के बाद हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और जिस तरीके से खबर, ये एक्चुअली मुंबई के रहने वाले होते हैं, तो इनके भाई को पता चलता है, वो हॉस्पिटल में इनसे मिलने आते हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनकी याददाश्त वापस आनी शुरू हो जाती है। तो कहानी कुछ इस तरीके की बनी है, याददाश्त खो जाती है, याददाश्त वापस आ जाती है। अब जब याददाश्त वापस आती है तो पिछला 6 महीना ये बिल्कुल भूल जाते हैं। कश्मीर में कहाँ पे इनकी मुलाकात साधने से हुई थी, क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में हुआ, और यही कहानी जो है वो आगे पीछे चलती है। और बहुत ही मशहूर ये फिल्म हुई उस साल। इस फिल्म को बड़ा पसंद किया गया। फिल्म का संगीत ओपी नैयर का था, बड़ा कमाल का वो संगीत बनाते हैं और गाने बहुत ही मशहूर हुए। एक दो गाने तो इतने मशहूर है, रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ में है कि बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी ज़िंदगी में जो आप आए। और एक और बहुत ही, राजा मेहंदी अली खान ने उस गाने को लिखा था, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहें, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा।
बड़ा ये मशहूर हुई थी फिल्म। मैं जो गाना आपको सुनाऊंगा ये बॉक्स ऑफिस पे कोई फिल्म ज्यादा चली नहीं थी। उस साल किशोर कुमार ने बहुत सारी फिल्में की थी और किशोर कुमार उस जमाने में अपनी फिल्मों में खुद ही काम किया करते थे। फिल्म का नाम था दोस्तों मनमौजी, और ये गाना इतना मशहूर हुआ था, शायद लोग बाग इस फिल्म को नहीं जानते हैं, लेकिन ये गाना आज भी बड़ा ही मशहूर है। आप खुद ही सुनिए। जरूरत है, सख्त जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। हंसी हजारों भी हों खड़े, मगर उसी पर नजर पड़े। हंसी हजारों भी हों खड़े, मगर उसी पर नजर पड़े। हो जुल्फ गालों से खेलती कि जैसे दिन रात से लड़े। हो अदाओं में बहार हो, निगाहों में खुमार हो, कबूल मेरा प्यार हो तो क्या बात है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। झटक के गेसू जहाँ चले तो साथ में आसमां चले। झटक के गेसू जहाँ चले तो साथ में आसमां चले। लिपट के फितने भी पाँव से ये पूछते हो कहाँ चले। हो प्यार से जो काम ले, हंस के सलाम ले, वो हाथ मेरा थाम ले तो क्या बात है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। सांसें बसी बसी हो, मस्तियों में रसी रसी। इतर में सांसें बसी बसी हो, मस्तियों में रसी रसी। दराज पलकें झुकी झुकी, भवें घनेरी कसी कसी। हो फूलों में गुलाब हो, खुद अपना जवाब हो, वो प्यार की किताब हो तो क्या बात है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। हाँ श्रीमती की, हो कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, सख्त जरूरत है। ट्यून इंडिया रेडियो पे दोस्तों मैं हूं राजेश ठाकुर
आपके रेडियो वीकली क्लासिक शो के साथ। और आज जिस सफ़र पे हम हैं उस सफ़र पे आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, और कहानी है दोस्तों 1962 की। 1962 जाना जाता है स्पेस रेस के लिए भी। उस साल बड़ा कुछ स्पेस को लेके भी हुआ था, नासा ने बड़ा काम किया है, रशिया की तरफ से भी खूब सारा ये खोजबीन में काम धाम चलता रहा। उस साल यूरोप में यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी बनी थी। 12 यूरोप की कंट्री मिलजुल कर उन्होंने एक एजेंसी बनाई कि हम भी अपने लेवल पे देखेंगे कि दुनिया के बाहर और क्या कुछ है। और उस साल टेलीविज़न जो था वो धीरे धीरे अब घरों में आना शुरू हुआ था। पहले लोग फिल्में देखने बाहर पर्दे पे जाते थे, लेकिन अब ये फिल्में, ये चलते फिरते चेहरे, गाने घरों में आने शुरू हो गए थे। भारत में तो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में 1962 में 90% घरों में एक टेलीविज़न सेट ज़रूर था। और उस साल एक और नई शुरुआत की थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर ये एक कॉनकॉर्ड बनाने का एक प्लान किया था, यानी कि दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला जहाज़ जो बना था, और अल्टीमेटली बाद में उसे बंद कर दिया गया था क्योंकि कुछ एक ऐसे ख़तरनाक एक्सीडेंट हुए थे। लेकिन इसकी जो शुरुआत थी 1962 में हुई थी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उस साल शुरू हुई थी 1962 में। अब देखिए, हम जो है फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए बड़ा कुछ करते हैं। तो उस साल जो पहला सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स जो था वो ह्यूस्टन प्लास्टिक सर्जन ने किया था 1962 में। अच्छा दोस्तों, 1962 में बॉक्स ऑफिस पे भारत में जो तीसरी सबसे बढ़िया फिल्म थी, या यूं कहिए जिसको लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया था, उस फिल्म का नाम था दोस्तों प्रोफेसर। लेक टंडन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। अबरार अलवी ने इस फिल्म को लिखा था। शम्मी कपूर, कल्पना मोहन और ललिता पवार इस फिल्म की स्टारकास्ट, और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। अच्छा, ये जो फिल्म थी, ये फिल्म भी थोड़ा हट के फिल्म थी, यानी हमारी ज़िंदगी की जो आम जिंदगी पर्दे पे दिखती है उससे बिल्कुल हटके फिल्म बनी थी। और फिल्म की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, प्लॉट बड़ा इंटरेस्टिंग था, और इस फिल्म के गाने बड़े मशहूर हुए थे अपने संगीत के लिए। शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था, और शम्मी कपूर एक बहुत बड़े एक्टर बन गए थे। उनका जो याहू था अभी भी वो गूंज रहा था भारत में। जंगली, जो कि 1961 में फिल्म बनी थी, उसके बाद ये फिल्म में आई थी। फिल्म का नाम प्रोफेसर। अब ये बहुत बड़ा स्टार बन गए थे, और देखते ही देखते इनकी ये फिल्म भी उस साल बॉक्स ऑफिस पे तीसरी सबसे कामयाब फिल्म बनी थी। फिल्म की कहानी एक ऐसी कहानी थी, दार्जिलिंग में एक परिवार है जहाँ पे ललिता पवार के 4 बच्चे हैं जो उनकी देखभाल करती है, जिनमें महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं और कुछ 2 स्कूल जाते बच्चे हैं। लेकिन बच्चे बड़े शरारती है, और ललिता पवार चाहती है कि वो घर पे एक प्रोफेसर रखे जो इन बच्चों को पढ़ाएगा भी। और इन बच्चे भी थे और एडल्ट भी थे, कॉलेज जाती लड़कियां भी थीं, नीना और रीता, और 2 बच्चे बंटी और मुन्नू, बड़े शैतान थे। तो इसके लिए ललिता पवार चाहती हैं कि वो प्रोफेसर रखे, वो इनको पढ़ाए और इन्हें तहजीब सिखाए, और जो इनकी बदतमीजियां हैं वो थोड़ी कम हो। लेकिन उनकी शर्त है, और शर्त उनकी ये थी कि जो भी प्रोफेसर होगा उसकी उम्र 50 साल से ऊपर होनी चाहिए। और कहानी में मोड़ तब आता है जब शम्मी कपूर साहब वहाँ पे प्रोफेसर बन के आते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर एक यंग आदमी जो है वो मेकअप करके बूढ़ा बन के वहाँ पे आते हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी की कहानी कुछ इस तरीके की होती है। नौकरी मिल नहीं रही है, उनकी माता की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इलाज की ज़रूरत है, पैसा नहीं है। तो अल्टीमेटली जो भी नौकरी इनके सामने आती है, और नौकरी ये है कि उन्हें प्रोफेसर बनना है, एक बूढ़े प्रोफेसर बनना है, और वो वहाँ पर चले जाते हैं। कहानी मोड़ तब लेती है जब इन्हें शम्मी कपूर को प्यार हो जाता है कल्पना मोहन के साथ, जिन्हें वो पढ़ाते भी है। और कहानी मोड़ वहाँ पे ले जाती है क्योंकि ये बुजुर्ग बने हुए हैं, तो घर के अंदर सीता देवी यानी कि ललिता पवार, उन्हें कहीं ना कहीं इन बुजुर्ग से प्यार हो जाता है। तो इनके ये 2 कैरेक्टर बन जाते हैं। बुजुर्ग होकर सीता देवी से इनको मोहब्बत है, जो कि बच्चों की देखभाल करती है, हालांकि उनकी माता नहीं है लेकिन देखभाल करती हैं। और वहीं पे ये जो यंग प्रोफेसर है, जो इनके ऑब्वियसली इन्होंने तो मेकअप किया है, तो इन्हें प्यार हो जाता है कल्पना से। और ये अपना वेशभूषा बदल के घर के अंदर कोई इनका और एक्ट होता है, और जब बाहर आते हैं तो कोशिश इनकी रहती है कि कल्पना को रिझाए। तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग एक प्लॉट बना है, और उस इंटरेस्टिंग प्लॉट में बड़े इंटरेस्टिंग गाने भी बने थे, बड़े मशहूर हुए थे सारे ही गाने। एक गाना है कोई आएगा
या फिर मैं चली, बड़ा मशहूर वो गाना हुआ था। ए गुलबदन, रफ़ी साहब की आवाज़ में बहुत ही मशहूर ये गाना था। और एक गाना जो उस साल बहुत ज़्यादा चला था, ये दर्द भरा गाना था, आवाज़ दे के हमें तुम बुला लो, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आइए दोस्तों, फिल्म प्रोफेसर का ही एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ा मशहूर ये गाना हुआ था उस साल। मैं चली पीछे पीछे जहाँ, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहाँ। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। सजदे में हुस्न के आँखों से दूर, दिल से न जाओगे मेरे हुजूर। जादू की गाँव का छाया सुरूर, ऐसे में बहके तो किसका कसूर। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। मैं चली पीछे पीछे जहाँ, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहाँ। मैं चली सफर, हमको भी जाए तो क्या है फिक्र। मैं चली पीछे पीछे जहाँ, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहाँ। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। मैं चली 1962 की दोस्तों मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। और 1962 का जब भी जिक्र आता है तो भारत में सन 62 में भारत और चाइना के बीच में वॉर हुई थी, और उस वॉर का जिक्र इतिहास के पन्नों पर भी है। ये जो वॉर थी, ये लड़ाई लड़ी गई थी हिमालय पर्वत पर 1959 में, जब तिब्बत में ये वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और चाइना ने उसको दबा दिया था। उसके बाद दलाई लामा, जो कि तिब्बत से निकल के अपने सपोर्टर के साथ भारत में आए थे, भारत ने उनको शरण दी थी। तो उसके बाद तिब्बत में, या यूं कहिए चाइना हमेशा से लेकर बॉर्डर लाइन पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे होते रहते थे। और अल्टीमेटली भारत ने एक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी, जिसके तहत बॉर्डर पर उन्होंने अपने कुछ पोस्ट बनाए थे। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, लेकिन चाइनीज़ एक और लाइन कहते हैं, जिसे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं या बनाते हैं। सो हुआ ये कि 1962 में लगभग 4000 फीट से भी ऊंची ये हिमालय पर्वत की पहाड़ियां हैं, जहां पे चाइना ने भारत के अंदर कंट्रोल करके एक तरीके से वहां पे लड़ाई की शुरुआत हुई थी। और लगभग 1 महीने तक ये कॉन्फ्लिक्ट चला था। 20 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी और 20 नवंबर को अल्टीमेटली चाइना ने अनाउंस किया कि वो विड्रॉ कर रहे हैं, और जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां से भी वो अपनी सेनाओं को वापस लेके गए थे। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट लगभग 1 महीने तक चला था। और ये माना जाता है कि वो जो महीना था अक्टूबर का,
दुनिया भर में उस समय एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर होने वाली है, क्योंकि उसी समय क्यूबन क्राइसिस भी हुए थे। और कहते हैं कि क्यूबन क्राइसिस की वजह से शायद ये जो इंडो चाइना का वॉर था ये कोई एक डिफरेंट लेवल पे नहीं गया था, क्योंकि अमेरिका और रशिया जो कि दोनों ही भारत की सपोर्ट में शायद वहाँ पे आ सकता था, लेकिन नहीं आया था क्योंकि वो अपने उस क्राइसिस में फंसा हुआ था। 13 डेज तक ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चला था और ऐसा लग रहा था कि शायद एक तरीके से अमेरिका और रशिया आपस में वॉर करेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली ये वॉर नहीं हुआ। और इंडो चाइना वॉर के बारे में एक और चीज़ जो मानी जाती है वो ये भी मानी जाती है कि ना तो यहाँ पे नेवी का इस्तेमाल किया गया था, ना ही एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा दोस्तों, उस साल एक और गाना जो बड़ा मशहूर हुआ था, अगर हम देशभक्ति की बातचीत करते हैं कहीं ना कहीं जब कभी भी ऐसा जिक्र होता है तो कुछ एक गीत है वो निकल के आते हैं। एक फिल्म बनी थी, फिल्म का नाम था सन ऑफ इंडिया। महबूब खान ने उस फिल्म को बनाया था और इससे पहले लगभग 5 साल पहले भारत की एक बहुत ही मशहूर फिल्म बनाई थी महबूब खान ने, फिल्म का नाम था मदर इंडिया। मदर इंडिया के 5 साल बाद इन्होंने फिल्म बनाई थी सन ऑफ इंडिया। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पे फिल्म टॉप 10 में तो नहीं आती है, लेकिन काफ़ी पसंद इस फिल्म को किया गया था। नौशाद साहब का संगीत बड़ा मशहूर हुआ था। इस फिल्म का एक गाना है जो बहुत ही चला था और मुझे याद है जब कभी भी भारत में देशभक्ति की बातचीत होती है, देशभक्ति के गीत बनते हैं, तो एक गीत जो है वो आज भी चलता है और गाना है नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। आइए दोस्तों, अभी 1962 इंडिया चाइना वॉर का जिक्र है, सन ऑफ इंडिया का ये गीत मैं आपको सुनाता हूँ। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है जमाना, मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं हम नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। 1962 में दोस्तों ये फिल्म बनी थी सन ऑफ इंडिया, एक बच्चे की कहानी थी और बच्चों पे मुझे याद आया कि उस साल बच्चों के सुपर हीरो ने भी जन्म लिया था। मार्वल के जाने माने सुपर हीरो स्पाइडरमैन ने डेब्यू किया था 1962 में। 1962 में एक्चुअल में एक कॉमिक के जरिए स्पाइडरमैन दुनिया को मिले थे, बच्चों को मिले थे। आई थिंक टीनेजर्स के बड़े ज़बरदस्त ये हीरो बने। कहीं ना कहीं टीनेजर्स ने अपने आप को स्पाइडरमैन से कनेक्ट किया और कहते हैं कि इतिहास में इससे पहले कभी इतना बड़ा हीरो टीनेजर का नहीं देखा गया था। जिस तरीके से स्टैन ली और स्टीव के इस हीरो ने बच्चों के दिल पे राज किया। पहली जो अपीयरेंस थी अमेजिंग फैंटेसी नंबर 15 कॉमिक के जरिए जून के महीने में ये कॉमिक बाजार में आया था और स्पाइडरमैन दुनिया भर में मशहूर हो गए। अच्छा दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पे जो चौथी सबसे कामयाब फिल्म थी उस फिल्म का नाम था हरियाली और रास्ता, और इस फिल्म के जरिए भारत को एक और सुपरस्टार भी मिले थे। कामयाबी की अगर हम बातचीत करते हैं तो मनोज कुमार के लिए ये उनकी पहली सिल्वर जुबली उस साल ये फिल्म बनी थी। कामयाब फिल्मों की अगर हम बातचीत करते हैं उस ज़माने में तो सिल्वर जुबली होती थी, गोल्डन जुबली होती थी। ये फिल्में जो 25 हफ्ते तक लगातार अगर थिएटर में ये फिल्म चल रही है तो ये फिल्म सुपर हिट मानी जाती थी। इससे पहले मनोज कुमार ने कुछ एक फिल्में की थी लेकिन वो कोई ज़्यादा कामयाब फिल्में नहीं थी और कोई ज़्यादा उनको जानता भी नहीं था। लेकिन फिल्म हरियाली और रास्ता ने ये बिल्कुल उनका करियर ही बदल डाला। बड़ा ये बॉक्स ऑफिस पे फिल्म मशहूर हुई। विजय भट्ट ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। मनोज कुमार, माला सिन्हा, शशिकला, ओम प्रकाश इस फिल्म के स्टार कास्ट, और ये फिल्म आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी। घरों के अंदर जो कहानी होती है ये वो कहानी थी। इससे पहले जो 3 फिल्में मैंने आपको सुनाई वो शायद हमारी और आपकी आम घरों में वो चीज़ें नहीं होती थी। वो ख्वाबों ख्यालों की आपको अलग ही दुनिया में ले जाती थी। लेकिन ये फिल्म एक आम आदमी की ज़िंदगी की कहानी थी। ट्रायंगुलर लव स्टोरी मेरा अपना मानना है कि बड़ा ये आम होता है। जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, लव स्टोरी ट्रायंगुलर हो जाती है। मनोज कुमार जो इस फिल्म के हीरो है, इन्हें माला सिन्हा से प्यार होता है और कहानी थोड़ी अलग बदल जाती है क्योंकि बचपन में इनकी शादी कहीं एक और फिल्म का कैरेक्टर रीता शशिकला उनसे डिसाइड होती है और जिस तरीके से परिवार का बोझ पड़ता है, कभी कभी डिसीजन लिए जाते हैं। उस ज़माने में होता था, शायद अब भी होता है, लेकिन उस ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था। माता पिता बच्चों के लिए डिसीजन लेते हैं और अल्टीमेटली मनोज कुमार की शादी कर दी जाती है रीटा के साथ। और क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कोई ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं होती है और किसी न किसी तरीके से रिश्तों में वो दरार आ जाती है और प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब उनका वो जो प्यार होता है माला सिन्हा वो सामने आती है। तो एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी है और इस फिल्म के गाने बड़े मशहूर हुए थे। बहुत ही ज़बरदस्त संगीत था। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के लिखे गाने थे। शंकर जयकिशन का संगीत था। शंकर जयकिशन के गाने उस साल बड़े ही मशहूर थे और इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी फिल्म का जो संगीत होता था वो 1-2 गाना नहीं बल्कि सारे ही एटलीस्ट 4-5 गाने तो बड़े मशहूर होते थे और वही इस फिल्म के साथ भी था। इस फिल्म के गाने बड़े मशहूर हुए थे। एक गाना तो बहुत मुकेश का लोग आज भी गाते हैं, तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, या फिर अल्लाह जाने क्या होगा या आगे, ये हरियाली और ये रास्ता, बहुत ही मशहूर इस फिल्म के गाने। और ऐसा ही एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ फिल्म हरियाली और रास्ता का। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के
बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम जब जब आँख मिलाई, दिल से आवाज ये आई। तूने जब जब आँख मिलाई, दिल से आवाज ये आई। चल के अब तारों में रहेंगे, प्यार के हम दो सौदाई। मुझको तेरी सूरत भी चांद रात लागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम 1962 में दुनिया में भी बड़े बदलाव हो रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में काहल एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। ये सिडनी को जोड़ता है और एक बड़ा ही ज़बरदस्त ये रोड बना है। इसका जो आखिरी सेक्शन था ये पब्लिक के लिए ओपन हुआ था। अच्छा, दुनिया में जो बहुत बड़े बदलाव हुए थे, उस बदलाव में रंगभेद जो कि अमेरिका में उस ज़माने में बड़ा ज़बरदस्त होता था, धीरे धीरे वो कम हो रहा था। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई अफ्रीकन अमेरिकन जिसने एडमिशन लिया था और कंप्लीट की थी डिग्री। मिसिसिपी कैंपस के अंदर एक अमेरिकन अफ्रीकन काले रंग के स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था। उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इन्होंने बड़ी बार ट्राई मारा कि मुझे एडमिशन मिले, लेकिन हमेशा उन्हें रिजेक्ट किया जाता था क्योंकि वहाँ पे सिर्फ गोरे लोगों को ही पढ़ाया जाता था। अमेरिका में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिर्फ गोरे लोग ही पढ़ते थे। अब देखिएगा, ऐसा भी एक ज़माने में हुआ करता था।
इनका नाम है जेम्स मर्डिथ। ये पहले अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में सितंबर के महीने में 1962 में इन्होंने एडमिशन लिया था। और कैनेडी के आदेश पे, जो ज़माने में प्रेसिडेंट थे, ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा रंगभेद नहीं चलेगा, तो आदेश दिया गया कि अल्टीमेटली इन्हें एडमिशन देना पड़ा। और जब ये यूनिवर्सिटी में पहली बार एंटर हुए थे तो एक्चुअल में यूएस मार्शल इनके साथ यूनिवर्सिटी में गए थे ताकि इन पे कोई अटैक ना हो। और अल्टीमेटली इन्होंने अपना वहाँ से कंप्लीट किया था यूनिवर्सिटी से एजुकेशन। और एक बहुत बड़ा बदलाव अमेरिका की यूनिवर्सिटी में 1962 में हुआ था। अच्छा दोस्तों, 1962 का एक बड़ा ही मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है जो मुझे आपको सुनाना है। इससे पहले कि मैं अगली फिल्म का जिक्र करूं, कुछ और जिक्र करूं, ये गीत सुनिए। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आहा हा, आहा हा हा हा, ला 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 ला, आहा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। 1962 हॉलीवुड में मैरिलिन मोनरो की डेथ के लिए भी जाना जाता है। 1962 में उनका देहांत हुआ था और देहांत से 3 महीने पहले एक बड़ा अजीबोगरीब हादसा है जो कि इतिहास में दर्ज है। और हुआ ये कि उस साल प्रेसिडेंट कैनेडी के बर्थडे पे इन्होंने एक बर्थडे सॉन्ग उनके लिए गाया था। और जिस तरीके से वो गीत गाया गया था, जो पूरा का पूरा एपिसोड है, कहीं ना कहीं ये रूमर्स थे और ये बात बहुत से डॉक्यूमेंट में लिखी भी गई है कि कैनेडी और मैरिलिन मोनरो के बीच में संबंध थे। एंड इस पर्टिकुलर बर्थडे के 3 महीने बाद वो अपने घर पे मृत पाई गई थी। और एक तरीके से ये कहा गया था कि ओवरडोज, उन्होंने कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया था, ड्रग्स की वजह से उनका देहांत हुआ है। लेकिन ये अपने आप में आज भी एक मिस्ट्री बना है कि किस तरीके से मैरिलिन मोनरो का देहांत हुआ था। 1962 उनकी सस्पिशियस डेथ के लिए भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पे उस साल जो 5वीं सबसे कामयाब फिल्म है भारत में, उस फिल्म का नाम है असली नकली। ऋषिकेश मुखर्जी की यह फिल्म थी। देवानंद, साधना और नाजिर हुसैन इस फिल्म में काम कर रहे थे।
शंकर जयकिशन का संगीत था। और मेरा मानना है कि ये फिल्म की कहानी तो बिल्कुल हमारा जो टिपिकल बॉलीवुड की फिल्में हुआ करती है, बिल्कुल मिर्च मसाले वाली वो कहानी थी। और वहीं पे संगीत इस फिल्म का बड़ा ज़बरदस्त था। इस एल्बम के सारे ही गाने बड़े अच्छे बने थे। और संगीत जो है वो फिल्मों का एक बहुत अहम हिस्सा है भारत में। और कभी कभी फिल्में जो है वो संगीत की वजह से भी सुपर हिट हो जाती है। कहानी बड़ी सिंपल थी। इससे पहले भी देवानंद साहब की एक फिल्म बनी थी जो बिल्कुल ऐसी ही थी। कहानी में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं था, लेकिन ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट की थी। तो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से इस फिल्म को तराशा गया था, कहानी को आगे बढ़ाया गया था, तो लोग उस कहानी में खो जाते हैं। कहानी एक अमीर घर के बेटे की कहानी है। राय बहादुर जिनका बेटा देवानंद है, और वो अपने आप को पहचानने के लिए घर छोड़ देता है। हालांकि उनके पिता चाहते हैं कि उनका बेटा जो है उनकी जन पहचान में कोई और अमीर घराने की लड़की है उनके साथ वो शादी करे, लेकिन देवानंद नहीं चाहते हैं और वो घर से निकल जाते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ ज़िंदगी में। और इसी तरीके से घूमते घमाते वो मुंबई के बड़े गरीब से इलाके में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे लोग जो है वो अमीर घरों में तो लोग बाकियों को पता नहीं होता है कि हमारी ज़रूरतें किस तरीके से पूरी होती है। तो वहाँ पे वो ज़िंदगी को देखते हैं। उनकी मुलाकात वहाँ पे होती है साधना के साथ, जो अपने घर की देखभाल कर रही है। वो काम करने बाहर जाती है, माताजी को वो कहती है कि वो पढ़ने जा रही है, लेकिन एक्चुअली में वो काम करने जाती है। और जब पैसे लेके आती है तो वो अपनी माताजी को कहती है कि उनके पिता जो कहीं दूर गए हैं, ये उनके पिता पैसे भेजते हैं। और एक्चुअल में सच्चाई ये है कि उनके पिता का देहांत हो गया है। तो वो कि उनकी माताजी को परेशानी ना हो, सदमा ना लगे, वो न्यूज़ उनसे छुपाती है, पढ़ने के बहाने जाती है, काम करती है। और ये बड़ा सिंपल सा प्लॉट है। देवानंद साहब को इनसे प्यार हो जाता है, वो उनसे शादी करना चाहते हैं। जब पिताजी को पता चलता है तो वो साधना को ब्लैकमेल करते हैं कि हम तुम्हारी माताजी को बता देंगे कि तुम झूठ बोल रही हो, इसलिए तुम देवानंद से शादी मत करो। और अल्टीमेटली वो रिफ्यूज़ कर देती है। लेकिन वही जैसा हमारी हिंदी फिल्मों में होता है, कहानी बाद में कुछ तरीके से चली जाती है। इनकी माताजी को पता चल जाता है कि एक्चुअल में उनकी बेटी जो है उनकी देखभाल कर रही है, उनके पति का देहांत हो गया है। तो वो एक्सेप्ट कर लेती है और देवानंद और साधना की बाद में शादी हो जाती है। फिल्म के गाने बड़े ही ज़बरदस्त है, सारे ही गाने बड़े कमाल के हैं। और एक से बढ़कर एक गाना है, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, या एक बुत बनाऊंगा। यह गाना जो बहुत ही मेरा पर्सनल फेवरेट है लता जी की आवाज़ में। और गाना क्या है जनाब, आप खुद ही सुनिए। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, तू दिल धड़के रह कर। क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। कह रहा है मेरा दिल, अब ये रात ना ढले। खुशियों का ये सिलसिला ऐसे ही चला
मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको। और ट्यून इंडिया रेडियो पे दोस्तों मैं हूं राजेश ठाकुर आपके वीकली रेडियो क्लासिक शो के साथ। और आज के सफ़र में हम आपके साथ हैं 1962 में। अच्छा, उस साल पहली बार स्पेस में अमेरिका से इंसान पहुंचा था। हालांकि उससे पहले 1961 में रशिया ने इंसानों को स्पेस में भेजा था, लेकिन 1962 अमेरिका के लिए जाना जाता है। अच्छा, अमेरिका ने उस साल 2 स्पेस से जुड़े काम किए थे। एक तो पहला काम उन्होंने ये किया था कि रेंजर 4 स्पेस क्राफ्ट को उन्होंने लॉन्च किया था। ये स्पेस क्राफ्ट था, ये चांद की तरफ गया था। चांद पे वो लैंड करना चाहते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल ख़राबी की वजह से 10 घंटे की उड़ान के बाद ये क्रैश हो गया था और चंद्रमा पे जाके, चंद्रमा की धरती पे जाके ये मिशन ख़त्म हो गया था। जो इस मिशन का एक तरीके से मकसद था कि चंद्रमा पे जाके ये लैंड करेगा, वहाँ से तस्वीरें हमें भेजेगा, चंद्रमा के बारे में कुछ हमें बताएगा, लेकिन ये क्रैश हो गया था और ये मिशन फेल हो गया था। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने फ्रेंडशिप 7 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था और इस स्पेस क्राफ्ट के जरिए जॉन ग्लेन को स्पेस में भेजा था और वो पहले अमेरिकन बने थे जिन्होंने धरती के 3 राउंड लिए थे और लगभग 5 घंटे तक ये इस जहाज़ में बैठे थे। और कहते हैं कि जब ये लैंड करने वाले थे, कुछ इसमें प्रॉब्लम भी आ गई थी जिसकी वजह से मैनुअली इनको इसे कंट्रोल करना पड़ा था। उस साल जो बॉक्स ऑफिस पे 6ठी सबसे कामयाब फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था दोस्तों दिल तेरा दीवाना। और ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी। अगर हम पूरा ध्यान से देखते हैं किन किन फिल्मों को बड़ा पसंद किया है, तो लोग जो है हमारे जो फिल्में देखने वाले होते हैं उनका भी अलग अलग तरीके का अपना शौक हुआ करता है। कहाँ पे एक बहुत ही थ्रिलर फिल्म जो थी उसको बड़ा पसंद किया, उसके बाद एक ख्वाबों ख्यालों की फिल्म थी उसको बड़ा पसंद किया, एक हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई फिल्म थी उसे भी बड़ा पसंद किया गया। दिल तेरा दीवाना एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म थी। शम्मी कपूर, माला सिन्हा, महमूद और प्राण इस फिल्म में काम कर रहे थे और साथ में थे ओम प्रकाश। और बड़ा एक सिंपल सा इस फिल्म का प्लॉट था। एक अमीर घराने का बिगड़ा हुआ बेटा है और बाप चाहते हैं कि उसका बेटा थोड़ा ठीक हो और उसे भेजते हैं वो एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर के पास। अब ये लड़का जो है ये अब नहीं जाना चाहता क्योंकि ये उसका ध्यान कहीं और है। ये अपने दोस्त को बोलता है जो महमूद है कि तू मैं बन के यानी कि मोहन इनका नाम होता है, मोहन बन के तू वहाँ पे चला जा। अब दोस्त तो दोस्त के लिए कुछ भी कर डालते हैं, चले जाते हैं वहाँ पे, कहानी बदल जाती है, इनको प्यार हो जाता है, बाद में भंडा फोड़ हो जाता है। और एक तरीके से एक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म के गाने बड़े मशहूर हुए थे और बड़ा इस फिल्म को पसंद किया गया था। अच्छा दोस्तों, मैंने फिलहाल जो गाना आपको सुनाना है, मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है और फिल्म का नाम है बात एक रात की। ये एक थ्रिलर फिल्म थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पे टॉप 10 में ये फिल्म नहीं आती है, लेकिन बड़ी कामयाब फिल्म उस साल की थी और बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी। एक मिस्ट्री इस फिल्म के अंदर है और आइए सुनते हैं ये गीत। मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां।
बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में गाया ये गीत। अच्छा दोस्तों, 1962 जाना जाता है स्पेस नीडल के लिए भी। अभी बहुत सारे लोग आज भी इस पर्टिकुलर सिएटल वॉशिंगटन में एक बड़ी कमाल की ये चीज़ है जिसे देखने के लिए लोग बाग आज भी जाते हैं। और ये कमाल हुआ था 1962 में, और बड़ा जल्दी ये एक्चुअल में ये टावर जो था वो कंप्लीट भी किया गया था। 1962 अमेरिका में वर्ल्ड फेयर के लिए भी जाना जाता है, वहाँ पे वर्ल्ड फेयर हुआ था। और इस वर्ल्ड फेयर के लिए ये जो स्पेस नीडल था ये एक लैंडमार्क अपने आप में, वन ऑफ द आइकॉनिक टावर माना जाता है। एक साल के अंदर इसे बनाया गया था और बड़ा जल्दी से बनाया गया था ताकि वर्ल्ड फेयर शुरू होने से पहले इसे कंप्लीट किया जाए। ये लगभग 605 फीट की इसकी ऊंचाई है, 138 फीट ये चौड़ा है, और लगभग 9550 टन इसका वेट भी है। एक साल के अंदर ये कंप्लीट हुआ था। और इसमें टॉप पे जो है वो 500 फीट की हाइट पे स्काई सिटी रेस्टोरेंट है, और वहीं पे ऑब्जर्वेटरी डेक है लगभग 550 फीट की हाइट पे। कहते हैं कि उस साल जो वर्ल्ड फेयर हुआ था अमेरिका में, स्पेस नीडल को देखने के लिए लगभग 2.3 मिलियन विजिटर वहाँ पे आए थे, और एवरीडे लगभग 20,000 लोग इस यहाँ एलिवेटर्स के जरिए ऊपर जाते थे। और एक अपने आप में एक आइकॉनिक जगह है जहाँ पे लोग आज भी इतने सालों बाद भी जब कभी भी वहाँ पे जाते हैं तो अपना फोटोग्राफ और उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को देखने के लिए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, भारत में 7वें नंबर पर उस साल जो फिल्म बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, उस फिल्म का नाम था अनपढ़। ये एक बड़ी रियलिस्टिक फिल्म थी और विमेन एजुकेशन को लेके एक्चुअल में ये फिल्म बनी थी। और उस ज़माने की अगर हम बातचीत करते हैं तो 1962 में महिलाओं की पढ़ाई की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, और पढ़ाई कितनी ज़रूरी है ये इस फिल्म में एक्चुअल में दिखाया गया था। एक भाई बहन की कहानी है। भाई जो है वो उसका अपना मानना है कि धन बड़ा ज़रूरी होता है, एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो घर पे जो बहन है वो पढ़ती नहीं है, अनपढ़ रह जाती है। और जब उसकी शादी होती है तो शादी होती है एक पोइट के साथ, और वो पढ़ना नहीं जानती है, तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आती है। घर के कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि ये प्रेग्नेंट होती है, विडो हो जाती है, उनके हस्बैंड का देहांत हो जाता है, इन्हें कुछ भी नहीं आता है, ये एक अनपढ़ होती है। तो ये जो फिल्म है एक तरीके से एक ऐसी सच्चाई की बातचीत करती है जो उस ज़माने में 1962 में बड़ा कॉमन था। घरों में जो महिलाएं, जो बच्चियां थी, उन्हें नहीं पढ़ाया जाता था। क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो इस फिल्म के ज़रिए दिखाया गया था। विमेन एजुकेशन का इसमें जिक्र था। ये फिल्म बड़ी मशहूर हुई थी। माला सिन्हा, बलराज साहनी, धर्मेंद्र, शशिकला और बिंदु इस फिल्म के स्टारकास्ट थे। मोहन कुमार ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म के गाने बड़े मशहूर थे। 2 गाने तो बहुत ही मशहूर हुए थे। एक गाना तो है लता जी की आवाज़ में है, इसी में प्यार की आबरू,
और दूसरा गाना जो बहुत ही मशहूर है आज भी, जब कभी भी जो सिंगर होते हैं कोई क्लासिक गाना गाने की बातचीत करते हैं तो लता जी का ये गाना वो ज़रूर गाते हैं। मदन मोहन जो अपनी गज़लों के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म का संगीत मदन मोहन ने दिया था। नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। मदन मोहन की बहुत ही कमाल की ये धुन, लता जी की आवाज़ और बहुत ही कमाल का फिल्म अनपढ़ का ये गाना। अच्छा दोस्तों, 1962 में दुनिया भर में बहुत सारा ज्योग्राफिकल लेवल पे भी बदलाव हुआ था। काफ़ी सारे देश जो गुलाम थे किसी और देश के अंडर, उस साल वो आज़ाद हुए थे। और आज़ाद होने वाले देशों में रुवांडा और ब्रुंडी 1 जुलाई को इन्होंने आज़ादी ली थी। 5 जुलाई को अल्जीरिया, ये भी जो फ्रांस के अंडर आता था, ये आज़ाद हुआ था। 6 अगस्त को जमैका ने अपनी आज़ादी ली थी और 31 अगस्त को ट्रिनिदाद और टोबैगो ये भी आज़ाद हुए थे। अच्छा, 1962 अगर हम हॉलीवुड फिल्मों की बातचीत करते हैं तो जेम्स बॉन्ड फिल्मों के लिए भी जाना जाता है। डॉक्टर नो, ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म यूके थिएटर में प्रीमियर हुई थी 5 अक्टूबर को।
दुनिया भर में उस साल कुछ बड़े इंटरेस्टिंग लोगों का जन्म भी हुआ जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है और आने वाले समय में इन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। कुछ जो टॉप की पर्सनैलिटी 1962 में जिनका जन्म है उसमें जयप्रदा जो एक्ट्रेस और बड़ी जानी मानी पॉलिटिशियन है, 3 अप्रैल 1962 इनका जन्म हुआ। अप्रैल के महीने में 7 तारीख को राम गोपाल वर्मा, ये डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर है और बड़ी कमाल की बॉलीवुड की इन्होंने फिल्में बनाई है। 27 मई जाने माने क्रिकेटर रवि शास्त्री का जन्म हुआ जिनका बड़ा ही ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के लिए, चाहे क्रिकेट के मैदान में हो, चाहे फिर एक्सपर्ट कमेंटेटर के रूप में हो या फिर भारत के क्रिकेट के कोच के रूप में हो, तो बहुत इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। राजीव कपूर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इनका जन्म भी 1962 में हुआ। किरण मोरे, ये भी एक जाने माने क्रिकेटर, इनका जन्म भी 1962 में हुआ। बाज ल्यूरमन, ये डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और बहुत सारी इन्होंने हॉलीवुड की फिल्में बनाई है। 1962 में इनका जन्म हुआ और 1962 में ही हॉलीवुड के एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर टॉम क्रूज, 62 में हमें टॉम क्रूज भी दिया। अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपको एक गाना सुनाने जा रहा हूँ। किशोर कुमार की एक फिल्म का ये गीत है। अच्छा, किशोर कुमार के उस साल 2 बड़ी ज़बरदस्त फिल्में आई थी। एक फिल्म का जिक्र तो बहुत ज़्यादा है, फिल्म का नाम है हाफ टिकट, और उसका जिक्र इसलिए, हालांकि बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म टॉप 10 फिल्मों में तो नहीं आती है, लेकिन इस फिल्म में किशोर कुमार ने बड़ा ही अतरंगी काम धाम किया था और ख़ासकर उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था। एक क्या 2 गाने हैं, एक गाना है चील चिल चिल्ला के कजरी सुनाए और दूसरा गाना था आके सीधी लगी दिल पे। ये गाना इसलिए है क्योंकि किशोर कुमार ने इसमें मेल और फीमेल दोनों ही आवाज़ों में ये गाना गाया था। और कहानी सारी ये है कि फिल्म के अंदर जो मेल है वो प्राण साहब की आवाज़ में है और फीमेल है क्योंकि किशोर कुमार पर्दे पे फीमेल बने थे तो उनकी आवाज़ में ये गाना है। बड़ा मशहूर ये गाना हुआ। लेकिन जो गाना मैं आपको सुनाऊंगा ये फिल्म भी किशोर कुमार साहब की फिल्म का नाम है रंगोली, और ये जो गाना है शंकर जयकिशन ने इसे कंपोज किया है और शैलेंद्र साहब ने इस गाने को लिखा है। कहते हैं इस गाने के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। शैलेंद्र साहब जो बहुत ही ज़बरदस्त राइटर है, उस ज़माने के 62 में बड़े गाने इन्होंने लिखे हैं और उस ज़माने में ये होता था कि म्यूज़िक कंपोज़र जो थे उनके अपने राइटर होते थे। तो शैलेंद्र साहब ने जो भी शंकर जयकिशन के लिए गाने लिखे थे, कभी इन्होंने कहा कि नहीं हम आपसे और गाने गवाएंगे, लेकिन वो गाने किसी और राइटर से गवाते थे और बड़े समय तक शैलेंद्र को उन्होंने याद ही नहीं किया। तो एक दिन शैलेंद्र ने एक कागज़ के टुकड़े पे 2 लाइनें मुखड़ा उन्हें भेजा था और गाने के बोल थे कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते, जब कभी तो मिलोगे तो फिर जानेंगे हाल आपसे। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा था कि भाई आपने हमसे वादा किया है, ये दुनिया बड़ी छोटी सी है, कभी तो मिलेंगे फिर हमसे पूछेंगे। तब शंकर जयकिशन को याद आया, अरे हाँ यार हम तो भूल ही गए उस राइटर को और फिर उन्होंने उसको कहा कि आप पूरा ये गाना बनाइए, हम इस गाने को कंपोज करेंगे और किशोर कुमार साहब की आवाज़ में ये गाना बहुत ही मशहूर गाना है। आइए दोस्तों इस गाने को एंजॉय करते हैं। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया हम तो ये समझेंगे हमने एक पत्थर को पूजा, लेकिन तुमको अपने जैसा नहीं मिलेगा दूजा, नहीं मिलेगा दूजा। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया
धीरज खोना, आग में जल के भी जो निखरे है वही सच्चा सोना, है वही सच्चा सोना। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। दिल की दौलत मत ठुकराओ, देखो पछताओगे। आज चले जाते हो जैसे, लौट के भी आओगे, लौट के भी आओगे। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी। 1962 में जिस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, वो फिल्म एक्चुअल में बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी। आपको जान के हैरानी होगी, और फिल्म का नाम था दोस्तों साहब बीबी और गुलाम। एक बहुत ही कमाल की फिल्म। अबरार अलवी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, गुरुदत्त साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, और फिल्म में काम कर रहे थे मीना कुमारी, गुरुदत्त, वहीदा रहमान डीके सापू और धूमल। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी कमाल की फिल्म है। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बड़ा पसंद किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। हालांकि इसको खूब सारे अवार्ड मिले थे, इंटरनेशनली बड़ा इस फिल्म को पसंद किया गया था। कहानी इस फिल्म की एक ऐसी महिला की कहानी है जिसकी ज़िंदगी में बड़ा सूनापन है, और ये फिल्म बंगाल में ख़त्म होती हुई ज़मींदारी प्रथा की कहानी भी सुनाती है। और ये कहानी जो है 3 इंसानों की कहानी है। इसमें साहब है जो कि ज़मींदार है, बीबी है जो कि मीना कुमारी जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल अकेली है, और ग़ुलाम है जो गुरुदत्त साहब फिल्म में बने हैं। और इस फिल्म को जब अकादमी अवार्ड के लिए भेजा गया था तो उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में महिला को शराब पीते हुए दिखाया गया है। तो ये फिल्म जो है, फिल्म की बड़ी बोल्ड कहानी थी, शायद इसी वजह से लोगों ने इस फिल्म को ज़्यादा पसंद नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि मीना कुमारी ने इस फिल्म में जो परफॉर्मेंस की है, ये उनकी अपने करियर की या हिंदी सिनेमा की एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है। फिल्म के गाने बहुत ही मशहूर हुए थे। हेमंत कुमार साहब ने इस फिल्म का संगीत दिया था, और एक से बढ़कर एक इस फिल्म के गाने। और अल्टीमेटली जब फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे तो इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, जो दूसरी 2 फिल्में और नॉमिनेट थी उस साल की सबसे कामयाब फिल्म 20 साल बाद, और तीसरी फिल्म नॉमिनेट थी राखी। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी अबरार अलवी को मिला था इसी फिल्म के लिए। हालांकि 20 साल बाद में बीरेन नाग और सन ऑफ इंडिया के लिए महबूब खान को भी नॉमिनेट किया गया था। अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करते हैं, 1962 फिल्म फेयर की अशोक कुमार को ये अवार्ड मिला था फिल्म राखी के लिए, और नॉमिनेट हुए थे गुरुदत्त साहब बीबी और गुलाम, और शम्मी कपूर प्रोफेसर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एक बार फिर इसी फिल्म के लिए, साहब बीबी और गुलाम, मीना कुमारी का एक बहुत ही आइकॉनिक छोटी बहू का उन्होंने जो कैरेक्टर किया था उसके लिए। और वहीं पे मीना कुमारी नॉमिनेट थी मैं चुप रहूंगी, और मीना कुमारी नॉमिनेट थी आरती। यानी कि उस साल की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बनी थी मीना कुमारी। सारे ही नॉमिनेशन उनके नाम थे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था महमूद को, फिल्म का नाम दिल तेरा दीवाना। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था शशिकला को, फिल्म का नाम आरती। बेस्ट स्टोरी केपी साहब को मिला था, फिल्म का नाम था राखी। बेस्ट म्यूजिक शंकर जयकिशन, फिल्म प्रोफेसर। और दूसरी जो फिल्में नॉमिनेट थी बेस्ट म्यूजिक के लिए, मदन मोहन अनपढ़ और हेमंत कुमार 20 साल बाद। बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था शकील बदायूनी को। 20 साल बाद का गाना उन्होंने लिखा था कहीं दीप जले कहीं दिल, और इसी गाने के लिए लता जी को मिला था बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड। आइए दोस्तों, फिल्म साहब बीबी और गुलाम का एक गाना मैं आपको सुनाता हूं आशा जी की आवाज में। बड़ा
बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा देखे कुछ बोले ना, वो मुख देखे कुछ बोले ना। भंवरा बड़ा नादान है। 1962 में लोगबाग जो गाने सुना करते थे उस जमाने में, वो होता था रेडियो स्टेशन। और रेडियो स्टेशन पे जिस गीत को सबसे ज्यादा फरमाइश उस साल किया गया था, मैं आपको 10 ऐसे गाने सुनाऊंगा या बताऊंगा, सुनाऊंगा तो नहीं लेकिन बताऊंगा, जो उस साल बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे और वो रैंकिंग उस साल उन गीतों को मिली थी। और उसमें कुछ एक ऐसे गीत भी है जो एक्चुअल में 1961 के थे, लेकिन 62 में भी उन गीतों को बहुत ज़्यादा सुना गया था। सबसे ज़्यादा 1962 में जिस गीत को सुना गया था वो गाना है दोस्तों, एहसान तेरा होगा मुझ पर, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। और ये फिल्म 1961 की थी, फिल्म का नाम जंगली। दूसरे नंबर पर उस साल जो गीत सबसे ज्यादा सुना गया वो गाना था दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया, लता मंगेशकर की आवाज। एक बार फिर ये भी 1961 की फिल्म का नाम गंगा जमुना। तीसरे नंबर पर जो गीत सबसे ज्यादा सुना गया था वो गाना है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, फिल्म का नाम आरती। चौथे नंबर पर जो गाना सबसे ज़्यादा सुना गया, फिल्म का नाम अनपढ़, लता मंगेशकर की आवाज़ और गाना आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। पांचवें नंबर पर गाना था
याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, रफ़ी साहब, फिल्म का नाम जंगली। और छठे नंबर पर जो गीत सबसे ज़्यादा सुना गया, फिल्म का नाम 20 साल बाद, लता मंगेशकर की आवाज़ और गाना कहीं दीप जले कहीं दिल। सातवें नंबर पर जो गीत उस साल सबसे ज़्यादा सुना गया, गाना था तेरी जुल्फ़ों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। मोहम्मद रफ़ी इस गीत को गा रहे थे और फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है, ये भी 1961 की फिल्म थी। आठवें नंबर पर गाना जिया हो जिया कुछ बोल दो, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है, 1961। नवें नंबर पर गाना लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ढूंढो ढूंढो रे साजना, और फिल्म का नाम गंगा जमुना, ये भी 1961 की। और 10वें नंबर पर जो गाना उस साल सबसे ज़्यादा सुना गया, मुकेश ने इस गीत को गाया और गाने के बोल इब्तिदाए इश्क में हम सारी सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा, फिल्म का नाम हरियाली और रास्ता। दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक समय हुआ जा रहा है आपसे अलविदा लेने का, और इस वादे के साथ कि बड़ा जल्दी फिर दोबारा से आएंगे और आपको किन्हीं पुरानी गलियों में लिए चलेंगे। 1962 का मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया गाना, एस.डी. बर्मन साहब का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम बात एक रात की, ये मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। और अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें, गम किसे मंजिल का। ना तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें, गम किसे मंजिल का। मैं तो हूँ राही दिल का, साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। चांद सितारों के तले साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ